हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ। आज हम एक टॉपिक के साथ दो न्यूमेरिकल देखेंगे। टॉपिक छोटा है, मिनिमम 20 मिनट्स के आसपास है, तो इतना ही छोटा है ना। तो सेकेंड हमारे पास दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। टोटल हम एक थ्योरेटिकल टॉपिक लेंगे और दो न्यूमेरिकल लेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है वो है कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाह्य विद्युत क्षेत्र में चालक। तो सबसे पहले कंडक्टर क्या होता है, ये बेसिकली चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर इज अ मटेरियल हु कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। चालक एक ऐसा पदार्थ होता है जो विद्युत का वहन कर सकता है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सके, इजीली फ्लो कर सके। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो का मतलब क्या है? जिस तरह से पैसेंजर या फिर कोई एक व्हीकल जिस तरह से चलता है रोड पे, उस तरह से इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रैवल नहीं करते। सपोज ये इलेक्ट्रॉन है और ये एक एंड है, कंडक्टर ये एक एंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एंड तक तो आता नहीं है। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये इलेक्ट्रॉन इसको आगे भेजता है, ये इसको आगे भेजेगा, ये मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको आगे भेज रहा है, ये उसके आगे वाले को, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो आगे 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 जाने का काम कर रहे हैं, जो उन्हें कंडक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो उन्हें वहन कर पा रहे हैं, जो उनको चालन करने का काम कर रहे हैं, वो कंडक्ट इलेक्ट्रॉन कौन होता है, वो कौन कर पाता है? तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। ठीक है, इनका थर्मल एनर्जी की वजह से या नॉर्मल जो एनर्जी होता है, ऐसे कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव करते रहते हैं कंडक्टर के अंदर, अस्त व्यस्त रूप से इसे हम बोलते हैं, मूव करते रहते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्ट में आते हैं, या जैसे ही हम प्लग के साथ कनेक्ट करके स्विच को ऑन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? तो मैक्सिमम पोटेंशियल से मिनिमम पोटेंशियल की डायरेक्शन में, यानी कि महत्तम विभव से न्यूनतम विभव की ओर मूव करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ऐसे एक कंडक्टर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, तो क्या होगा? तो सपोज करो ये कोई एक चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज एक प्लेट है, जिसके इधर इधर दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। कौन? ये। अब इस पर सपोज जो चार्ज है वो Q है, और इसके वजह से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे भी बन रहा होगा नो डाउट, यानी कि यहां पे भी क्या है? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो यहां पे भी ऐसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। तो इसके अंदर हमने क्या किया? इसके अंदर हमने एक कंडक्टर को रख दिया। ठीक है, तो क्या होगा? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो कंडक्टर को रखने के बाद भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऑब्वियसली होगा। इनिशियल कंडीशन के अंदर, प्रारंभिक अवस्था में, इस कंडक्टर का नेट चार्ज कितना था? तो कंडक्टर का नेट चार्ज था Q इज इक्वल टू 0। कंडक्टर के लिए हम C लगा दिए, तो QC जो था कंडक्टर का, यानी चालक का जो कुल आवेश था, वो 0 था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही नंबर में क्या थे? नेगेटिव चार्ज। जितने धनावेश थे उतने ही ऋणावेश थे। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल होने की वजह से हुआ क्या? हुआ ये कि इसके इनिशियल कंडीशन में टोटल चार्ज कितना था? 0 था। ठीक है, अब क्या होगा? ये एक प्लेट जो है पॉजिटिवली, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इस कंडक्टर में से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो इसमें से इलेक्ट्रॉन मतलब कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जो चालन का प्रक्रिया करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मूव कर पा रहे हैं, जो थर्मल एनर्जी की वजह से जो रैंडम मोशन में है, वो इलेक्ट्रॉन्स, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर रहा है? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है ना। अब इस अट्रैक्शन से क्या होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन ये एक प्लेस से सपोज यहां पे आ गए, इन प्लेस में से, तो जब इन प्लेस में से इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, तो ये क्या बना? पॉजिटिव। अब इन पॉजिटिव को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए कौन आएगा? ये पास का इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर गया।
है ना। तो यहां क्या बनेगा, पॉजिटिव, और ये कैसा हो गया, नेगेटिव। इस तरह से ये जो पूरे पार्ट में क्या हुआ, सारे जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक एंड पे आ गए, और एक एंड पे कौन है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये पूरे पार्ट में क्या हो गया, नेगेटिव, और ये पार्ट में कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इस तरह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो चार्ज है, वो कहां आ गए, इस कंडक्टर के सरफेस पर आ गए, है ना। तो पूरा चार्ज कहां आ गया, कंडक्टर के सरफेस पे आ गया, और अंदर जो है पूरा चार्ज कितना हो गया, वो 0 हो गया। ठीक है, अंदर का नेट चार्ज कितना हो गया, 0। अंदर का नेट चार्ज क्यों 0 हुआ, तो हम इसको समझते हैं बहुत ही सिंपल से तरीके से। तो देखो, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है कोई, जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, कैसा है, 0 चार्ज है। अब इसको हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो क्या होगा, ये पार्ट जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन को इसने अट्रैक्ट किया, और इस साइड में उसने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को ले आया। लेकिन अंदर अभी भी क्या है, अंदर जो है वो अभी भी क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के पेयर्स ही हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट है वो ऐसे पेयर से भरा हुआ है, जिसके वजह से ये पूरा क्या हो गया, तो अंदर वाला पूरा पार्ट जो है वो इलेक्ट्रिकली कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया, और सरफेस जो है पूरी तरह से कैसा हो गया, चार्ज हो गया। तो इस तरह से इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज 0। तो अंदर के पार्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो आपको ये पहला चीज समझ में आ गया, कौन सा वाला, नेट चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस। तो सरफेस पे सारे चार्ज कहां पे आ गए, सरफेस पे आ गए, और अंदर चार्ज कितना हो गया, तो अंदर कंडीशन में, यानी कि ये द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। तो इस कंडीशन में इसको हम कहेंगे स्टैटिक सिचुएशन, और इस सिचुएशन में अंदर जो नेट चार्ज है वो कितना हो गया, तो अंदर के पार्ट में नेट चार्ज हो गया 0। समझ में आया ना क्यों हुआ ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से ये सारे चार्ज जो है ये सरफेस पे आ गए, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने पॉजिटिव को उधर धक्का दिया और नेगेटिव को अपनी ओर। इस तरह से ये पूरा सरफेस पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये सरफेस पे पूरी तरह से क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा किसके वजह से, ये जो सेपरेशन हुआ है चार्ज का, इस सेपरेशन से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज के वजह से सपोज कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये डायरेक्शन में, और इसके वजह से भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो सपोज कि ये अंदर एक पॉइंट है P, और इस P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेगेटिव से वो ये डायरेक्शन में होगा, तो ये हो गया E माइनस के वजह से, और ये पॉजिटिव चार्ज के वजह से भी E का डायरेक्शन क्या होगा, ये, यानी कि अंदर जो पॉइंट P है, पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है नेगेटिव का, वो ये डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ट होता है, और पॉजिटिव चार्ज का फील्ड भी ये डायरेक्शन में, है ना। लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है पहले से, कितना है, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा EX। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो इनिशियल प्रारंभ में क्या था, EX की जो वैल्यू है वो इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा था, यानी कि E माइनस E प्लस से। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो चार्ज का सेपरेशन से पहले एक चार्ज आया, फिर 2 चार्ज, फिर 3, फिर 4, इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, कंटिन्यूअसली चार्ज का जो डेंसिटी है वो सरफेस पे इंक्रीज होते गया, और इसके वजह से ये धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, और एक ऐसा कंडीशन आया जहां पे दोनों क्या हो गए, इक्वल। और जब दोनों इक्वल होंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह से अंदर के पार्ट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 हो गया, यानी कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। समझ में आ गया आपको। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब हमने एक कंडक्टर को लिया एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से सरफेस पर क्या हो गया, चार्ज आ गया। सरफेस पे चार्ज आने से क्या हुआ, इन चार्जेस का पोलराइजेशन होने से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ।
इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसा था, तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में था। जब वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में था तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के अपोज करते गए और धीरे धीरे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई। और एक ऐसा कंडीशन आया जब हमें क्या मिला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो मिला, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वल होगी और अपोजिट है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, या फिर आपको इसको सॉल्व करना हो तो आप कर सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस कंडक्टर के अंदर तो टोटल चार्ज जीरो है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि क्यू कितना है, क्यू जो नेट है वो अंदर कितना है, जीरो है। समझ में आया? इस तरह से एक कंडक्टर को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो सरफेस पे पूरा चार्ज आता है और अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है, जीरो, और चार्ज कितना मिलता है, जीरो। यानी कि फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। समझ में आपको क्यों? सेकेंड कह रहा है द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन, यानी स्थिर अवस्था में स्टैटिक सिचुएशन के अंदर के भाग में कोई चार्ज होगा नहीं। और फिर हमने कहा कि नेट चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस, और सारे आवेश कहां आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं, रिसाइड ऑन द सरफेस। समझ में आ गया? तो इस तरह से कंडक्टर को अगर हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो ऐसा काम करता है। नेक्स्ट हमें कह रहा है कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल। पूरा कंडक्टर जो होता है वो कैसा है, वो इक्विपोटेंशियल है, हमें ऐसा कह रहा है। तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, ठीक है। तो देखो अब आगे, तो सपोज करो कि ये इक्विपोटेंशियल नहीं है, समविभव पृष्ठ नहीं है। अब इस पॉइंट पर सपोज की पोटेंशियल है 10 वोल्ट और सरफेस की फिलहाल हम बात कर रहे हैं, और ये एक पॉइंट पे सपोज है 5 वोल्ट। तो हमने क्या पढ़ा है, हमें पता है कि चार्ज जो है, पार्टिकल जो है वो मूव करता है। कहां मूव करता है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल से मिनिमम पोटेंशियल की ओर क्या करेगा, ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। अब सपोज करो कि जो चार्ज पार्टिकल है वो यहां से यहां तक मूव कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है तो कुछ वर्क हो रहा है, और ये वर्क कैसे हो रहा है, विथआउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, बिना किसी बल के। और अगर एक्सटर्नल फोर्स के बिना हो रहा है तो इसका मतलब है एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रहा है, और एनर्जी किसी फोर्स के बिना प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, ये कंटिन्यूअसली हमें एनर्जी मिलता रहेगा, क्योंकि ये कंडक्टर है, इसकी खुद की रेजिस्टेंस है, तो एनर्जी तो प्रोड्यूस होगा, और वो एनर्जी बिना किसी वर्क के हो रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि चार्ज अपने आप क्या नहीं करेगा, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि सरफेस कैसा है, तो जो सरफेस है वो क्या है, वो इक्वल पोटेंशियल वाला है, यानी सेम पोटेंशियल वाला है, यानी कि हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो कैसा है, समान है। अब इसको एक दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं। सपोज जैसे इस पॉइंट पे देखो, हमने कहा कि V प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी कि ये सरफेस पे कुछ पोटेंशियल होगा, सपोज करो VA, इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होगा, सपोज करो VB, और ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, VA की वैल्यू जो है वो VB से ज्यादा है। तो हमारे इस फिगर में सपोज कुछ ऐसा है, तो ये पॉइंट पर सपोज पोटेंशियल था VA। अब अभी हमने देखा था कि ये कैसा था, तो ये सरफेस हमारा नेगेटिव था, और ये सरफेस कैसा था, तो ये सरफेस हमारा पॉजिटिव था। तो सपोज यहाँ पे VA है और यहाँ पे VB, इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे VA था, यहाँ पे VB था। अब ये बना, तो यहाँ बनने से यहाँ पे कुछ तो बना होगा, है ना, कुछ नेगेटिव बना होगा, कुछ नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा हमें V, यहाँ पे भी हमें कुछ मिला होगा, कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल मिला होगा V। तो इस तरह से V माइनस V, VA माइनस V, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो जितना यहाँ पे बड़ा है उतना वहां पे कम हुआ। इस तरह से VB ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। एग्जांपल में ले सकते हो, सपोज यहाँ पे 10 वोल्ट था पहले से, और यहाँ पे सपोज की साइड में था 9 वोल्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
तो यहाँ पे सिंपली हम देख रहे हैं कि क्या होगा, अगर ये 10 वोल्ट है और सपोज इस पॉइंट पे अगर 8 वोल्ट है, तो अगर यहाँ पे 1 वोल्ट अगर डिक्रीज हो रहा है, ये बहुत ही रफ एग्जांपल है, ठीक है, हम खाली समझने के लिए दे रहा हूं तुम्हें। तो अगर यहाँ पे 1 वोल्ट है और यहाँ पे अगर 1 वोल्ट इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पे भी हो गया 9 वोल्ट और यहाँ पे भी हो गया 9 वोल्ट। इस तरह से क्या हुआ, तो दोनों सरफेस पे पोटेंशियल जो है वो कैसा हो गया, सेम हो गया। याद रखना ये सिर्फ एक रफ एग्जांपल है आपको समझने के लिए। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि सरफेस पर क्या हो गया, तो सरफेस के ऊपर जो है वो पोटेंशियल सेम है, यानी सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला है। लेकिन हमें कह रहा है कि ये पूरा कंडक्टर जो है वो इक्विपोटेंशियल है, ठीक है ना। हमें क्या कहा, मैंने अभी आपको क्या मैंने प्रूव किया, हमने प्रूव किया कि सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल वाला है, सरफेस में पोटेंशियल सेम है, समविभव है। अब हम देखते हैं कि अंदर वाले पॉइंट में पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, अ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अप अ पॉइंट यूनिट चार्ज और यूनिट पॉइंट चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट टू अ पॉइंट गिवन इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो सपोज करो कि एक चार्ज को इनफिनाइट डिस्टेंस से इस पर लाए, यहां पर लाए, यहां पर कहां से, तो इनफिनाइट डिस्टेंस से लाए। अब यहां पे लाने पे सपोज कि टोटल जो वर्क हुआ W इज इक्वल टू E इंटू डी आर इज इक्वल टू सपोज कितना हुआ, तो ये सपोज जो हुआ वो हुआ 5 वोल्ट का वर्क हुआ है। कितने वोल्टेज का, 5 वोल्ट का, ठीक है। अब अगर मैं इस चार्ज को यहां पे ना लाके इसी चार्ज को अगर मैं यहां तक लाऊं, सपोज ये पॉइंट तक, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, अगर हम पॉइंट Q तक लाते हैं तो पॉइंट Q पर क्या होगा, तो वही सेम डेफिनेशन है, W इज इक्वल टू E इंटू डी आर, है ना। लेकिन यहां तक का, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो ये तो 0 है। तो इस तरह से इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, तो V QP कितना होगा, वो 5 वोल्ट ही आएगा। इसका मतलब है कि यहां पर भी पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट, यहां पर भी पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट। इसका मतलब है कि मैं चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां पे लाऊं तो भी मुझे 5 वोल्ट का कार्य वर्क करना पड़ रहा है, यहां से यहां तक लाओ तो भी 5 वोल्ट का ही वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल पोटेंशियल का काम नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, तो ये पूरे सरफेस पर कहीं पे भी अगर हम देखेंगे तो हर जगह पे कितना है, 5 वोल्ट ही है। यानी कि ये पूरा सरफेस कैसा है, सेम पोटेंशियल वाला ही है। इसका मतलब जो कंडक्टर है वो कैसा है, वो इक्विपोटेंशियल है। द कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल, यानी ये कंडक्टर के पूरे सरफेस पे कहीं पे भी अगर हम बात करें किसी पॉइंट पर, तो पोटेंशियल कैसा मिलेगा, हमें सेम ही मिलेगा। यानी यहाँ पर भी मुझे 5 वोल्ट का वर्क करना पड़ रहा है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट का ही वर्क हो रहा है। यानी सरफेस पे कहीं पे भी अगर हम बात करेंगे तो कितने वोल्ट का हो रहा है, वो 5 वोल्ट। एग्जाम्पल हमने लिया था, इसका मतलब है कि सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा है, सेम है, इक्वल है। नेक्स्ट है, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट। अब देखो यहाँ पे कैसा होगा, तो ये सरफेस के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा पोटेंशियल का डायरेक्शन कुछ ऐसा मिलेगा। ये सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा मिल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है इस सरफेस के लिए, ठीक है। ये सरफेस के लिए कैसा है, इनवर्ड है। तो इसका मैंने प्रूफ आपको पहले ही बताया था, क्या था, E इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स, याद होगा आपको। तो डेल वी इज इक्वल टू ए इंटू डेल एक्स। इफ डेल एक्स क्या है, तो अगर डेल एक्स की वैल्यू छोटा होगा, तो हमने देखा था कि V की वैल्यू जो हमने फाइंड किया था टोटल, तो हमें क्या मिला था, इंटीग्रेशन E इंटू डी एक्स करके हमने सॉल्व किया था, देखा था, तो हमें आंसर मिला था E डी एक्स। अगर कॉस थीटा की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो हमें मिला था कि यहाँ पे जो थीटा होगा, अगर इक्विपोटेंशियल होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0। अगर इक्विपोटेंशियल है तो डेल्टा V कितना होगा, 0 होगा, यानी कि E इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू 0। तो याद होगा आपको कि अगर E डेल एक्स है तो E तो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर रहा है ये पॉइंट पर, ये पॉइंट पे, और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि डेल्टा एक्स तो है, डिस्प्लेसमेंट भी है। अगर इस तरह से ये दोनों चीज है तो यार इसका मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे 0 तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना तो डेल एक्स है। जब दोनों ही 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा 0 होगा एंगल। तो एंगल अगर डेल्टा एक्स और एक्स के बीच का एंगल अगर 0 है तो इसका मतलब है कॉस थीटा में थीटा कितना है, π/2 है, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा। ई डेल एक्स क्या मिलेगा हमें, कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना है, 0 है। तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी है, π/2। ये हमने पीछे प्रूव किया था। फिर से आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को
देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो आपको क्लियर हो गया सारे पॉइंट, 5 पॉइंट। पहला है इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। किसी भी चालक के अंदर के भाग में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। क्यों जीरो होगा, तो हमने देखा कि चार्ज क्या होते हैं, सरफेस पे आने की वजह से अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होता है, जिससे दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। और एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसा बनता है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना मिल जाता है, जीरो मिलता है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन था द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस ऑफ चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि सतह सरफेस पे जो है चार्ज आता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सरफेस पे आते हैं, इसकी वजह से एक सरफेस पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनता है। इस तरह से पूरा चार्ज उसके सरफेस पे आता है और चार्जेस का कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है और एक क्या सिचुएशन बनता है जहां पे पूरा सरफेस क्या होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके वजह से अंदर के भाग में जो चार्ज है वो नेट चार्ज जीरो ही बना रहता है, क्योंकि अंदर कोई भी चार्जेस का कोई चेंजेस होता नहीं। इस तरह से अंदर चार्ज कितना होता है, नेट चार्ज जीरो, और सरफेस पे पूरा चार्ज आ जाता है। यानी कि तो हमने कहा कि कंडक्टर इज एन नेट चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस। नेक्स्ट है कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल। तो हमने देखा कि सरफेस के ऊपर क्या होगा, अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट की बात करूंगा तो पोटेंशियल सेम है। क्यों, अगर पोटेंशियल सेम नहीं होगा तो चार्ज फ्लो होगा, जिसके वजह से कंटिन्यूसली एनर्जी मिलेगा, और ये ऐसा बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, बिना किसी वर्क के एनर्जी प्रोड्यूस होना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि सरफेस के सारे पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल सेम है, यानी कि चार्ज मूव करेंगे नहीं, है ना। इसका मतलब है कि एक सैचुरेशन कंडीशन के बाद सरफेस कैसा हो जाता है, इक्वल पोटेंशियल वाला हो जाता है, यानी कि सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, यानी सरफेस कैसा है, इक्वल पोटेंशियल है। लेकिन फिर हमने देखा कि अंदर क्या होगा, तो हमने सिंपल सा एग्जांपल देखा कि बाहर और अंदर यानी कि पूरे के पूरे कंडक्टर में हर जगह पे पोटेंशियल कैसा होगा, सेम ही होगा। नेक्स्ट है एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो हमने इसको पहले भी देखा था कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर उसके सरफेस पे अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा कैसा होता है, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इस तरह से कोई भी कंडक्टर को अगर हम किसी भी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसका सरफेस कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। अगर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कैसे होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, आपको पांचों पार्ट क्लियर हो गया कि अगर एक कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि सारे चार्जेस सरफेस पे आने के वजह से सरफेस क्या होता है, सरफेस के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, लेकिन अंदर के भाग में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, जिसके वजह से अंदर क्या होता है, कोटर क्रिएट होता है, यानी कि जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एक सरफेस होता है। इस तरह से पूरा का जो अंदर का पार्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से या किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या होता है, बचा रहता है। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं इस कंडीशन को। इसको हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसको हम वापस एक लेक्चर में पूरा क्लियरली समझेंगे हम कल वाले में, जिसमें हम देखने वाले कैपेसिटेंस भी क्या होता है, हम तब इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम देखते हैं, इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है। अगर सपोज करो कि बारिश का दिन है, ये एक फर्स्ट एड या फिर एक प्रिकॉशन है जो आपको हेल्प करेगा। वो कहते हैं ना, बिजली गिरने से जो शॉक लगता है, या फिर सपोज कि कहीं पे बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको बचाएगा। ये आपने इसको एग्जांपल में देखा होगा बहुत ही क्लियरली। आपके घर के आसपास में जो ट्रांसफार्मर है, उन ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, मेटल के एक बॉक्स बना देते हैं आसपास में, पूरा का पूरा ऐसे बॉक्स को कवर कर देते हैं। उसका रीजन भी यही है। होता क्या है कि ऐसे कंडीशन में जब सपोज करो कि जैसे मैंने कहा बिजली गिरने वाले सिचुएशन में अगर आप हैं, तो अगर आप सपोज किसी कार में हैं या किसी ऐसे व्हीकल में है जो किसी मेटल से बना है, तो अगर आप उसके अंदर रहते हो और उसको अगर बंद कर देते हो, मतलब उसके दरवाजे खिड़की पूरा बंद कर देते हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, उसका मेटल का जो पूरा सरफेस हो गया, ये हो गया है क्या, एक कंडक्टर हो गया, है ना। तो कंडक्टर जब उसके ऊपर बिजली गिरेगी, यानी कि जब उसके ऊपर थंडर्स का इफेक्ट होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो उसके पूरे इलेक्ट्रॉन्स है, जो पूरे चार्ज उसके सरफेस पे आएंगे, जिसके वजह से क्या होगा, सरफेस पर नेट चार्ज जो सरफेस जो होगा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, जिसके वजह से अंदर के पार्ट में यानी कि इनसाइड द कंडक्टर कैसा होगा,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। इस तरह से उस इलेक्ट्रिक शॉक से तुम इजीली बच सकते हो। बाकी इसको हम इस एग्जांपल को क्लियरली और बहुत अच्छे से समझेंगे कल वाले टॉपिक में, ठीक है। तब तक आपको अगर ये 5 पॉइंट्स नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो हम देखते हैं नेक्स्ट जो अपने 2 न्यूमेरिकल है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो तब तक आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, तब तक हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो वो है 2 न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल बेसिकली मैंने फिर से ओल्ड टेक्स्ट बुक स्टेट बोर्ड से लिया हुआ है, सेकेंड न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो सिंपल है, आपको खाली थोड़ा सा समझना होगा कि पोटेंशियल कैश क्या है, कहाँ पे मिल रहा है हमें, और सिंपल तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है चार्ज Q is distributed uniformly over a non-conducting sphere of radius r। तो पहले हम फिगर थोड़ा ड्रॉ करते हैं तो हमें थोड़ा सिंपल हो जाएगा, है ना। तो एक स्फीयर है, कह रहा है कि चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर नॉन कंडक्टिंग, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और स्फीयर का रेडियस कितना है, तो हमें कह रहा है r। और इस r स्फीयर पे, इस पे टोटल चार्ज है वो कितना है, Q। तो क्या होगा, देयरफॉर पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर, पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर ऑन द सरफेस। तो सरफेस पे, स्फीयर के सरफेस पे कितना होगा, तो सपोज कि VR, तो VR इज इक्वल टू क्या हो गया, KQ बाई R। इक्वेशन नंबर 1। क्यों, क्योंकि ये क्या है, तो सिंपल था, तो ये एक स्फीयर है ना। अगर एक स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, तो ऐसे कंडीशन पे सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो एक ये सिंगल चार्ज की तरह, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, जिसके वजह से इसके सरफेस टोटल नेट जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, V इज इक्वल टू KQ बाई R। हमें कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर वेयर R इज ग्रेटर देन, सॉरी स्मॉलर देन R। तो हमें कह रहा है कि अंदर एक कोई पॉइंट है सपोज P, तो हमें क्या करना है, तो ये पॉइंट P पर, यानी जिसका डिस्टेंस स्मॉल r है, यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखो अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक कैसे फाइंड कर सकते हैं, तब सपोज करो कि इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो सपोज कितना है, डेल्टा V, है ना। तो देयरफॉर सपोज the potential difference between 2 points R, या फिर हम इसको ले लेते हैं PR and P small r B, क्या होगा, डेल्टा V इज इक्वल टू V, कहां से हम आ रहे हैं, तो हम उसको ला रहे हैं यहां से कहां तक, यहां तक। तो VR माइनस कितना है, VR, है ना। सो देयरफॉर VR माइनस VR इज इक्वल टू क्या है, माइनस, कहां से कहां तक ला रहे हैं हम R से ला रहे हैं यहां तक, तो R2 कहां तक ला रहे हैं, ये E इंटू कितना है, DR। सो देयरफॉर VR माइनस VR इज इक्वल टू माइनस, अब देखो E की वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना है, तो E की जो वैल्यू है वो कितना है, वो हमें कह रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाई R क्यूब इंटू R कैप, और DR की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो DR की वैल्यू हो जाएगी DR इंटू R कैप, क्योंकि सरफेस है तो डायरेक्शन एक ही होगा, है ना। तो VR माइनस VR इज इक्वल टू माइनस R2R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, तो इसको हम लेते हैं कांस्टेंट टर्म को बाहर लेते हैं, तो 2 बार हमें करना नहीं पड़ेगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R क्यूब, ये हो गया कांस्टेंट, क्योंकि ये R क्या है, स्फीयर का रेडियस है। कहां से कहां तक हम ला रहे हैं, R2R माइनस
तो क्या होगा, आर कैप डॉट आर कैप क्या होगा 1, तो हमें क्या बचा आर इंटू डी आर, और किसकी वैल्यू, तो आर कैप डॉट आर कैप इज इक्वल टू कितना है 1। तो आर इंटू डी आर कितना होगा, तो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, है ना। फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना। इसको हम रफ करने वाले हैं, तो आप इसको नोट करते रहना। सो वी आर माइनस वी आर इज इक्वल टू कितना हो गया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, तो आर स्क्वायर बाई 2 माइनस क्या होगा, लोअर लिमिट कितना है आर स्क्वायर बाई 2, माइनस को अंदर इंक्लूड कर देंगे तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना होगा आर स्क्वायर बाई 2, है ना। चलो आगे, देखो तो हमें फाइंड करना है सिर्फ वी आर, सो वी आर इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस, तो हो गया वी आर प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर क्यूब इंटू कितना है 1 बाई आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर बाई 2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2, यही है। अब वी आर की वैल्यू कितनी है, तो इक्वेशन 1 हमने लिखा है कि क्यू बाई आर मीन्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, तो वो है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, प्लस कितना है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाई 2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2। दोनों में से कॉमन टर्म कितना है, तो दोनों में से कॉमन है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कॉमन, तो बचा क्या 1 प्लस कितना बच गया 1 बाई आर स्क्वायर, तो 1 बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2, है ना। तो सॉल्व करेंगे तो वी आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर, प्लस कितना है सॉरी माइनस कितना है आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसल, तो ये क्या हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो गया 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया 3 इसको हम क्या लिख सकते हैं q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या किस पर, तो ये हो गया हमारा r डिस्टेंस पर क्या है पोटेंशियल, सेंटर से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल। हमें नेक्स्ट कह रहा है ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल द सेंटर, तो कुछ नहीं करना है, सेंटर पे अगर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है तो बहुत सिंपल सा, सेंटर पे r कितना है 0 पुट कर दो, तो हमारा वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बहुत सिंपल सा, सेंटर पे अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म कितना हो गया 0, तो हमें आंसर क्या मिला 3q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, ठीक है। तो ये कहां पे हो गया, ये हो गया उसके सेंटर पर, है ना। तो आपको समझ में आया, तो बहुत सिंपल सा था, हमें खाली पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया हमने, लिमिट हमें कह रहा है कि सरफेस से लेके ये आर पे जहां पे हमें दिया हुआ है कि कैसा है, तो ये जो आर है वो स्मॉल है, तो हमने सिंपली इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो आप भी इसको सिंपली देख सकते हो और जल्दी से नोट कर लो, अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर जल्दी से नोट कर लो, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आई होप आपका हो गया होगा, चलो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन।
चलो सेकेंड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो आप आई होप कर चुके होंगे, तो फिर भी हम देखते हैं, तो थोड़ा सिंपल तरीका अपनाते हैं ना। तो फर्स्ट में हमें कह रहा है तीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। फर्स्ट में हमें क्या कह रहा है, देखो कह रहा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्ज 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। तो पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। याद रखना है फिगर ड्रॉ करने से क्या होगा ना कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 50% अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। कार्टेशियन दिया हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हम इसको लो लेते हैं कोऑर्डिनेट में। तो ये हो गया सपोज कि x, x डैश, y, y डैश और z। तो हमें कह रहा है कि यहां से कितने डिस्टेंस पर है, तो 7 माइक्रोकूलम जो है वो है 9 सेंटीमीटर 00 पर, सॉरी -900 पर, यानी यहां पे कहीं पे है। तो इसको हम ले लेते हैं Q1 और हम इसको लेते हैं Q1 इज इक्वल टू जो है वो है 7 माइक्रोकूलम, यानी 7 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, आगे सेकेंड चार्ज जो ये कितना है, ये है 900 सेंटीमीटर पे। सेकेंड चार्ज जो है वो यहाँ पे कहीं पे है Q2 और वो दिया हुआ है कितना है, वो है 9 पे, यानी कि ये है 900। ये भी 9 है लेकिन नेगेटिव में है और ये भी 9 है लेकिन ये पॉजिटिव में है। यानी हमें दिया हुआ है वेक्टर R1 इज इक्वल टू -0.0900 मीटर, है ना। और हमें यहाँ पे दिया हुआ है Q2 कितना दिया है, तो हमें Q2 की वैल्यू दिया हुआ है -2 माइक्रोकूलम। कितना दिया है, -2 माइक्रोकूलम, यानी कि -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और हमें R2 दिया हुआ है यहाँ पर कितना है, तो 0.0900 मीटर। तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, या फिर हम कह सकते हैं कि वेक्टर R कितना है, तो R2 माइनस R1 कितना है, तो वो हो गया 0.0900 माइनस 0.0900, यानी कितना होगा, तो 0.1800, है ना। यानी मोड ऑफ वेक्टर R इज इक्वल टू हो जाएगा 0.18। क्लियर, मीटर। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलो, यानी सिंपल सा हमें दिख रहा है कि ये 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, तो ये ऑब्वियसली 18 सेंटीमीटर होगा। क्लियर, खत्म। तो हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सा है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, पोटेंशियल फाइंड करना है, डिटरमाइन एनर्जी फाइंड करना है, सॉरी। तो U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई क्या होगा, R। तो K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, 7 इंटू 10⁻⁻6। Q2 की वैल्यू कितनी है, -2 इंटू 10⁻⁻6। R की वैल्यू कितनी है, 0.18। खत्म। तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर हो जाएगा 7 2 जा 14, और इसको अगर मैं कट करूंगा तो ये हो जाएगा 0.2, है ना। तो 0.2, यानी या फिर इसको मैं लिख लेता हूँ 18 इंटू 10⁻⁻2। तो इसको हम इजीली कट कर सकते, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आंसर हमें क्या मिला, 7 इंटू 10⁻⁹ और ये 2 तो 11 -12 प्लस 11 -12 यानी -1 जूल। तो आंसर हो गया 0.7 जूल। किसमें, तो ये -2 है तो माइनस में हो गया, सिंपल था। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड कह रहा है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू डन सेपरेट द चार्ज इन्फिनेटली अवे फ्रॉम ईच अदर। बहुत सिंपल सा है, टोटल वर्क हो गया W इज इक्वल टू U2 माइनस U1। U2 कहाँ पे जा रहे हैं, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जा रहे हैं, नहीं R तो इन्फिनाइट हो गया, तो U2 की वैल्यू में U2 में R कितना होगा, 0। U1 कितना है, तो ये रहा U1, तो U2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 माइनस कितना है, -0.7। तो आंसर कितना हुआ, 0.7 जूल। ये बहुत सिंपल सा था, है ना। थर्ड क्वेश्चन,
चलो इसको हम एक काम करते हैं, यहीं पे ले लेते हैं। तो W इज इक्वल टू U2 माइनस U1, तो U2 किसके लिए है, इन्फिनाइट के लिए, तो U2 इज इक्वल टू 0, तो कितना होगा 0 माइनस 0.7, तो आंसर हुआ 0.7 जूल। तो दोनों को सेपरेट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो 0.7 जूल का वर्क करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्ज इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E, जिसकी वैल्यू हमें दिया है A इंटू 1/r² यूनिट। ठीक है, तो इस फील्ड के लिए पोटेंशियल कितना होगा, तो V इज इक्वल टू माइनस 0 to r E इंटू dr, तो आंसर क्या हो गया माइनस 0 to r A/r² इंटू dr। A की वैल्यू हमें कांस्टेंट दिया है और कितना दिया है, तो A इज इक्वल टू हमें कह रहा है 9 इंटू 10⁵ कूलम मीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बहुत सिंपल सा है, तो ये कॉमन हो गया, 1/r² का यूनिट क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/r 0 to r, तो आंसर हो गया A/r। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, तो आगे देखते हैं। तो कह रहा है एक्सटर्नल फील्ड डिड दिस, सो व्हाट वुड बी द एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन टू बी। तो हमें कह रहा है कि इस कॉन्फ़िगरेशन का एनर्जी कितना होगा। सो देयरफॉर द टोटल एनर्जी इनसाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने पढ़ा था कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल के अंदर एनर्जी, U इज इक्वल टू Q1 इंटू V प्लस Q2 इंटू V प्लस कितना है K Q1 Q2 बाई R, यही है ना। तो Q1 इंटू V कितना होगा, तो Q1 V इंटू Q1 V की वैल्यू कितनी है A/r, तो A Q1 बाई R प्लस A Q2 बाई R, यही है ना, प्लस तो हमने ये तो फाइंड किया हुआ है, फिर भी इसको पहले हम लिख लेते हैं, बाद में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। अब A की वैल्यू कितनी है, तो वो रहा, तो दोनों में से हम A को कॉमन ले लेते हैं, बाई R को भी कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा क्या, सिर्फ Q1 प्लस हमें कितना मिल रहा है Q2 प्लस कितना है K Q1 Q2 बाई R। अब देखते हैं A की वैल्यू 9 इंटू 10⁵, R की वैल्यू कितनी है, तो ये डिस्टेंस है R, याद रखना इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम Q1 और Q2 की डिस्टेंस बात कर रहे हैं। तो Q1 डिस्टेंस कितना है 0.09 और Q2 की भी 0.09, तो आंसर कितना है 9 इंटू 10⁻, क्योंकि R कितना है यहाँ पे, तो R होगा यहाँ पे 0.09 मीटर, तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है ना, -2, Q1 कितना है 7 माइक्रोकूलम, यानी 7 इंटू 10⁻⁶, माइनस कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि Q2 की वैल्यू जो है वो माइनस में है। ठीक है, और इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 0.7, तो आंसर कितना होगा, कहीं पे हम देख लेते हैं, 9 से 9 कैंसल, तो ये ऊपर याद हो 7 हो गया, 7 माइनस 2 कितना होगा 5, तो आंसर आ गया 5 इंटू 10⁻² कितना होगा, तो -6 प्लस 7 यानी 5 इंटू 10⁻1 प्लस 0.7, यानी आंसर हो गया 50 माइनस 0.7, यही होगा। आई होप, तो आंसर कितना हुआ 49, तो U इज इक्वल टू हो गया 49.3 जूल। ठीक है, तो एक्सटर्नल फील्ड के अंदर इसी वर्क को करने के लिए हमें कितना होगा, तो 49.3 जूल का वर्क करना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। फिर से हम देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो U की वैल्यू कितनी है 9 कैंसिल हो गया, 7 माइनस 2 हो गया 5 इंटू पावर कितना है 6 और ये ऊपर तो 7, तो -6 प्लस 7 तो हो गया 10⁻1 माइनस 0.7। ये 0.7 कैसा है, तो इसको हमने सॉल्व किया था, इसलिए मैं दोबारा नहीं किया, यहाँ हमने सॉल्व करके रखा था ना। तो आंसर हो गया 50 माइनस 0.7, तो फाइनल आंसर आ रहा है 49.3 जूल। ठीक है,
तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा टॉपिक। तो सिंपल था, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो जल्दी से। तो तब तक फिर से एक बार, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।